गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने भौतिक भूगोल में अभी तक कुछ बिंदु पढ़ना शुरू किए, जिसमें हमने स्टार्टिंग करी थी। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति निहारिकाओं से हुई है। फिर हमने ये पढ़ा कि सूर्य तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो विभिन्न घनत्व वाली है। इसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनमें भिन्न घनत्व में भिन्नता है। जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं तापमान में भी भिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये पृथ्वी जो बनी हुई है, पृथ्वी के स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, पृथ्वी जब बनना शुरू हुई तो उस समय प्रारंभ में गर्म तृप्त गैस का आग का गोला थी। आग का गोला होने के साथ हमने ये चीज़ पढ़ी कि यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन तत्वों की प्रधानता थी। उसके बाद में यहाँ पर रेनफॉल शुरू हुई, वर्षा शुरू हुई। वर्षा का जैसे जैसे प्रारंभ हुआ तो जो पृथ्वी के जो भूभाग थे, जहाँ पर कि जो नीचे की तरफ थे या जो खड्डे के भाग के रूप में थे, वहाँ सब जगह क्या होने लगा, पानी इकट्ठा होने लगा। और ये पानी इकट्ठा होकर महासागर का रूप धारण किया। और बाकी जो बचा हुआ भाग, ये कहें जल का भाग 71% और स्थल भाग 29%। तो यहाँ दो तरह से ये पृथ्वी में मुख्य रूप से जलीय भाग की प्रधानता होने लगी और स्थल भाग जो कि 29% पे विद्यमान था। अब आज वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में 5 महासागर और 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। जब हम महाद्वीपों को देखते हैं और महाद्वीपों को देखने के साथ साथ ये स्थितियां लगती है कि आज जो महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको हम कंप्यूटर से एक साथ जोड़ने की कोशिश करें तो हमें ये कैसे लगेंगे। दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जब हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यानी अगर हम कहें सीधा सा ये भूभाग जो हमारा दक्षिणी अमेरिका वाला पार्ट है, और इधर अगर कहें ये अफ्रीका का जो तटीय भाग है, तो यहाँ से जब हम इनको साथ देखते हैं तो लगता है कि जब इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो इनके बीच में सिमिलरिटी है, यानी ये एक दूसरे के अंदर फिट हो सकते हैं, जिसे कहते हैं जिंग सा फिट। जिंग सा फिट यानी कोई वस्तु अगर टूट जाए और थोड़े टाइम बाद हम उस टूटी हुई वस्तु को वापस जोड़ें एक दूसरे से, तो वो इस तरह से लगे कि जैसे एक सिमिलर लगने लग जाए और वापस आपस में जुड़ जाए। इसी प्रकार से हमारे महाद्वीपों को भी जब हम आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी जगह हमें ये सिमिलरिटी देखने को लगती है और ये लगता है कि आपस में जुड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जो पृथ्वी के अंदर जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो प्रारंभ में सारे महाद्वीप एक थे। तो महाद्वीपीय विस्थापन से अभिप्राय क्या है, महाद्वीपों का विस्थापन, महाद्वीपों का विस्थापन। विस्थापन यानी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना। जैसे अगर कहें ये दोनों पहले एक हैं, जुड़े हुए हैं, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर खिसकते गए और इस प्रकार ये महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ, जो विस्थापन हुआ, वो इस तरह से विस्थापन प्रारंभ हुआ। अब यहाँ अगर कहें तो दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर हम कहें तो पहली चीज कि ये सारे महाद्वीप एक कब हुए होंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की जब हम बात करें, काफी वर्षों पूर्व ये गर्म आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद में स्थल भाग आए, जल भाग आए, फिर यहाँ जीवन शुरू हुआ। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि ये स्थलीय भाग जो महाद्वीपों के रूप में है, उनका विस्थापन कब से प्रारंभ हुआ। तो महाद्वीपों का जो विस्थापन है, महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना, इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए। उन विद्वानों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो ये आता है कि अब्राहिम ऑस्ट्रेलियस, जिन्होंने 1596 में 1596 ईस्वी में डच के निवासी थे अब्राहम, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो महाद्वीपों का विस्थापन है, ये अब्राहम ऑरेटियस अब्राहम ऑरेटेलियस
जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि महाद्वीप क्या थे, एक थे। ये सब साथ में जोड़ दिया जाए तो ये पूरे के पूरे एक महाद्वीप के रूप में थे। और इन महाद्वीपों के लिए इन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये संभावना व्यक्त की कि इन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो एक ही महाद्वीप के रूप में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में एंटोनियो पेलेग्रिनी, एंटोनियो पेलेग्रिनी, ये जो भूगोलवेत्ता हुए, इन्होंने क्या किया, विश्व के मानचित्र को, एक विश्व के सभी महाद्वीपों को एक मानचित्र के रूप में दर्शाया, एक मानचित्र रूप में दर्शाया। यानी इन्होंने ये कहा कि ये सारा के सारे महाद्वीप क्या हैं, इनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक ही महाद्वीप के रूप में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में जो बात आती है, जो महत्वपूर्ण घटना शुरू होती है 1912 में। 1912 में मौसम वैज्ञानिक थे, मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने जब ये इन सब तथ्यों को देखा तो इसके बाद इन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन के सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। अल्फ्रेड वेगन द्वारा महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यानी ये जो सिद्धांत दिया गया, ये सिद्धांत अपने आप में अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को बहुत प्रसिद्धि मिली, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाले कौन थे? वेगनर का मौसम वैज्ञानिक थे और 1912 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया, ये मुख्यतः जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन निवासी थे। अब ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को हम इस तरह से समझें, जर्मन निवासी थे ये। इन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, इन्होंने सबसे पहले अपने सिद्धांत में ये कहा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी जो वर्तमान में हमें महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे महाद्वीप कैसे बने? विस्थापित होकर बने। प्रारंभ में एक ही महाद्वीप था। यानी संपूर्ण पृथ्वी पे इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा पृथ्वी पे क्या स्थितियां थी, ये इस तरह से सारे के सारे महाद्वीप पूर्ण रूपेण जुड़े हुए थे और एक ही महाद्वीप था। इस महाद्वीप का इन्होंने नाम दिया था पेंजिया। पेंजिया यानी क्या है? संपूर्ण पृथ्वी। और इसके चारों तरफ इन्होंने कहा कि यह एक महासागर है। इस महासागर को इन्होंने नाम दिया पैंथालासा। जो ये चारों तरफ महासागर है, उस महासागर का इन्होंने नाम दिया था पैंथालासा। यानी प्रारंभ में पृथ्वी पर संपूर्ण स्थल भूभाग एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने कहा पेंजिया, और चारों तरफ जो महासागर था उनको इन्होंने कहा पैंथालासा। अब आता है कि वेगनर ने जो ये दोनों शब्द दिए, इसका अर्थ क्या था? पेंजिया मतलब संपूर्ण पृथ्वी, पैंथालासा मतलब जल ही जल। इन्होंने कहा पेंजिया का अर्थ यह है कि संपूर्ण पृथ्वी और पैंथालासा मतलब जल ही जल। पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी और पैंथालासा जल ही जल। इस प्रकार इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये जो महाद्वीप है, पूरा इस महाद्वीप का विस्थापन कैसे हुआ, इसको समझाने के लिए इन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने स्थान पर घूर्णन कर रही है। घूर्णन बल के कारण फिर धीरे धीरे इन्होंने एक दो और प्रमाण दिए कि पृथ्वी इस तरह से, ये जो महाद्वीप थे ये क्या हुए? दो भागों में बट गए। इसका ऊपरी भाग और ये दूसरा निचला भाग। ऊपरी भाग को इन्होंने लोरेसिया नाम दिया, लोरेसिया, और निचला भाग जो था इसको इन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। यानी महाद्वीप का जो विस्थापन हुआ मुख्य रूप से दो भागों में हुआ, लोरेसिया और गोंडवाना लैंड, और बीच में ये जो था ये तट, इसके बीच वाले भूभाग को इन्होंने तटिस भू सन्नति नाम दिया।
और इस तरफ पैंथालासा, ये चारों तरफ पैंथालासा महासागर था ही, और बीच की जो भूसन्नति थी उसको इन्होंने तटस्थ भूसन्नति नाम दिया। अब ये कहते हैं, वैगनर महोदय ये कहते हैं कि जो महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा था, ये महाद्वीपों का विस्थापन कार्बोनिफेरस युग से पहले इस तरह से था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, महाद्वीप दो भागों में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद में इन महाद्वीपों के और टुकड़े होने शुरू हुए, और धीरे धीरे अगर हम कहें तो वर्तमान जो अस्तित्व आता है वो मुख्य रूप से 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के रूप में इसका विभाजन हो गया। यहाँ अगर हम कहें फिर उसके बाद में ये अंगारा लैंड, यानी पृथ्वी के जो महाद्वीप थे उनके टुकड़े होने लगे, पहले यूरेशिया, लोरेशिया, गोंडवाना लैंड में, फिर लोरेशिया, अंगारा लैंड, इस तरह से धीरे 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 विभाजित होने लगे और महाद्वीपों का इस तरह से विस्थापन होना शुरू हुआ। इस प्रकार इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इस सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या की वैगनर महोदय ने, और प्रारंभ में इन्हें बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिली कि वैगनर के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत है उस सिद्धांत को पूर्ण रूपेण मान्यता मिली, और ये कहा गया कि ये जो तटों में है वो समानता है, तटीय समीप्यता। फिर इसके साथ साथ जो इसके पक्ष में प्रमाण आते हैं, जो इन्होंने कहा कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूर्ण रूपेण सत्य है, इसके पक्ष में इन्होंने जो प्रमाण दिए, सबसे पहला प्रमाण ये था महाद्वीपीय तट साम्यता। महाद्वीपीय तट साम्यता मतलब महाद्वीपों के जो तट है उनमें समानता पाई जाती है। इसके लिए इन 1964 में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर का जो मानचित्र बनाया उसमें इन्होंने प्रोग्राम के माध्यम से ये चीज इन्होंने कही। इस व्यक्ति का नाम हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1964 और बुलर्ड, 1964 बुलर्ड, ये एक भूगोलविद, एक ज्योग्राफर्स के रूप में इन्होंने जो काम किया, मुख्य रूप से क्या किया, इन्होंने महाद्वीपों के जितने भी तट थे उन सबको कंप्यूटराइज करके जो चित्र थे इन सब महाद्वीपों को एक साथ जोड़ के देखा, और इन्होंने कहा तटीय साम्यता है, यानी जो महाद्वीपों के तट है उनमें समानता देखने को मिलती है। अगर हम कहें उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के तटों को आपस में मिलाएं तो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा प्रमाण ये आया कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। दूसरा जो पक्ष में प्रमाण आता है वो ये आता है महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु में समानता, चट्टानों की आयु में समानता, यानी यहाँ जो इनकी एज बताई गई, यानी अगर हम कहें उत्तरी अमेरिका की कोई चट्टानें हैं, यूरोप की चट्टानें हैं, या फिर इधर हम एशिया के उस तरफ जाएं, तो इन जो तटों की अगर हम चट्टानों की आपस में बात करें तो इन दोनों चट्टानों में क्या देखने को स्थितियां मिलती है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है, दोनों में एक समान पदार्थ देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रारंभ में ये चट्टानें एक साथ जुड़ी हुई थी, फिर उसके बाद में टूट के अलग हो गई। तो ये प्रमाणित होता है कि जो वैगनर महोदय ने कहा वो पूर्ण रूपेण सत्य था। इसी के साथ एक जो महत्वपूर्ण प्रमाण आता है 1930 से पूर्व, ग्रीनलैंड पश्चिम की तरफ खिसक रहा था या पश्चिम की तरफ जा रहा था, खिसक रहा था, यानी 1930 से पहले प्रमाण देखने को मिला जो हमारे विश्व में ग्रीनलैंड है जो कि धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था। यानी प्रमाणित ये होता है कि इसका मतलब जब 1930 तक ग्रीनलैंड खिसक रहा है तो इससे पहले ये चट्टानें, ये महाद्वीप भी जुड़े हुए थे और धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर इस तरह से ये दूर बढ़ने लगे। फिर इसके बाद में जो इस समानता के लिए जो बात आती है, तटीय आयु में समानता के बाद फिर आता है टी लाइट। टी लाइट से अभिप्राय यह है कि टी लाइट मतलब ये है कि ये जो जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के अंदर प्रारंभिक समय में पूरा का पूरा एक बर्फ की परत जमी हुई थी और इनकी जो चट्टानों, अगर कहें इनमें जीवाश्मों की समानता देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये जो
यहाँ की अगर हम कहें भूगर्भिक आयु निकालें तो आयु में भी समानता देखने को मिलती है। तो इस तरह से विभिन्न महाद्वीपों में जो समानता देखने को मिलती है, इस आधार पर वैगनर महोदय ने कहा कि ये महाद्वीप पहले एक थे, बाद में विस्थापित हुए। फिर इसके लिए एक प्रमाण दिया जाता है कि स्कैंडिनेविया एक क्षेत्र है जहां पर लेमिंग नाम के जंतु पाए जाते हैं। स्कैंडिनेविया के लेमिंग का पश्चिम की तरफ जाना, पश्चिम की तरफ जाना। अब ये स्कैंडिनेविया के जो लेमिंग जंतु है ये पश्चिम की तरफ जाते हैं। इससे क्या प्रमाणित होता है कि साहब किस तरह से ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का पक्ष में बात कर रहा है। यहाँ ये कहते हैं स्कैंडिनेविया एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र पे लेमिंग नाम के जंतु जो चूहों की जैसी एक प्रजाति होती है, इस प्रजाति की जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है, ये संख्या में अधिक हो जाते हैं, फिर ये क्या करते थे, पश्चिम की तरफ चले जाते थे। और अभी भी वर्तमान समय में भी ये पश्चिम की तरफ जाते हैं और समुद्र में गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये स्थितियां आती कि ये आज भी ऐसा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पहले पश्चिम का पार्ट एक स्थलीय भाग था जो जुड़ा हुआ था। तो इन जंतुओं को यह लगता है कि पहले हमारे पूर्वज उस तरफ चले जाते थे जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो यहाँ आज भी इस तरह से वो गिरते हैं। तो वैगनर महोदय ने कहा कि इन जंतुओं को ये पता नहीं कि वो महाद्वीपीय भाग विस्थापित होकर दूर चला गया। तो यहाँ ये इसके पक्ष में प्रमाण आता है कि आज भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इसका प्रमाणित होता है कि ये महाद्वीप पूरा संपूर्ण महाद्वीप था और धीरे धीरे विस्थापित हुआ। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रमाण आता है वो आता है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप यहाँ प्लेसर निक्षेप से अभिप्राय यह है कि जो महाद्वीपों के तट हैं, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति मिली है। साथ ही इन चट्टानों में अगर बात करें तो ब्राजील के और इन तटों में, दोनों तटों में एक समानता देखने को मिलती है। अब यहाँ इसको हम इस प्रकार समझें कि जैसे ही जो बात करें प्लेसर निक्षेप की, तो यहाँ ये जो घाना वाला क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का, ये इस वाला क्षेत्र, और यहाँ ये कहते हैं इसमें, और ये जो ब्राज़ील वाला तटीय क्षेत्र है, यहाँ अगर हम कहें इस तरह से ये हमारा दक्षिणी अमेरिका को कर दिया जाए, तो ये जो ब्राज़ील, यहाँ घाना और ब्राज़ील का जो तटीय क्षेत्र है, इन तटीय क्षेत्रों में जो समानता देखने को मिलती है उस चीज़ में ये कहते हैं प्लेसर निक्षेप, यानी दोनों में जो निक्षेप की समानता है उस आधार पर ये प्रमाणित होता है कि महाद्वीपीय जो विस्थापन है, महाद्वीप का विस्थापन शुरू हुआ था और ये पहले संपूर्ण महाद्वीप एक थे। अब बात आती है कि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा था, ये विस्थापन हुआ किससे? इसके लिए एक प्रवाह बल था, तो ये महाद्वीपीय प्रवाह बल, महाद्वीपीय प्रवाह बल। जब वैगनर महोदय ने अपनी थ्योरी दी, अपना सिद्धांत दिया कि साहब महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, तो भूगोलवेताओं ने पूछा कि साहब ये किस वजह से प्रस्तावित हुए, कौन सा पावर था जिस वजह से पहले ये सब एक थे और बाद में वो पावर स्टार्ट हुआ और ये सब अलग हो गए, और आज ऐसी क्या घटनाएं घटित होगी जिस वजह से आज ये विस्थापित नहीं हो रहे, अब क्यों नहीं हो रहे। तो इस तरह जब इन्होंने बात करी तो इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह के बल की जो बात कही, इन्होंने ये कहा वैगनर के अनुसार महाद्वीपों के प्रवाह के दो कारण थे। एक तो पोलर या ध्रुवीय बल, फर्स्ट था पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, पहला इन्होंने ये कहा पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल। इस बल के लिए इन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइंग बल पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है, और दूसरा इन्होंने ज्वारीय बल का नाम दिया। यानी दो बल काम कर रहे हैं, एक तो ये है और दूसरा इन्होंने कहा ज्वारीय बल। यहां ये जो पोलर फ्लाइंग ध्रुवीय बल है, इस बल को इन्होंने कहा ये बल किससे संबंधित है? पृथ्वी की घूर्णन गति से, पृथ्वी की घूर्णन गति। और यहां जो ये ज्वारीय बल है इसको इन्होंने सूर्य व चंद्रमा से संबंधित बल कहा है, सूर्य व चंद्रमा से संबंधित।
यहाँ जब हम बात करें कि घूर्णन बल यानी पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन गति से अभिप्राय यह है कि ये जो हमारी अर्थ है वो किस तरह से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने ही स्थान पे घूम रही है। जब ये इस तरह से अपने स्थान पे घूम रही है तो यहाँ घूमने के कारण क्या स्थितियां हुई, एक घूर्णन बल विकसित हुआ और उस बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। अब इस बल को अगर हम समझना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, एक पानी की बकेट लेंगे, एक बड़ा सा टप में पानी भर के एक बॉल उसमें लें और उस बॉल को क्या करें, घुमाना शुरू करेंगे। जब हम तेज गति से घुमाना शुरू करेंगे तो बॉल के जो पास वाला पानी है वो क्या होगा, दूर होना शुरू हो जाएगा, यानी विस्थापित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे कैसे हम लोग और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक जो लकड़ी का भंवर होता है उसको आपने रस्सी लपेटी और उसको फेंके और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाए चलना, उसके बाद उसके पास छोटा कंकड़ या पत्थर जैसे ही हम उसके पास फेंकते हैं तो उससे टकराकर उसके पास ना रुक के बहुत दूर जाता है, यानी जैसे ये मूवमेंट हो रहा तो क्या कर रहा है, विस्थापित करना शुरू कर देती है। तो यहाँ वैगनर महोदय ने कहा ये जो ध्रुवीय फ्लाइंग बल जो है घूर्णन गति के कारण हुआ, इसके कारण क्या हुआ, जो महाद्वीपों जो थे वो दूर बाहर निकल के तो नहीं जा पाए लेकिन अपने जो मूल रूप से थे उससे टूट के अलग हो गए। दूसरा जो ये कहते हैं ज्वारीय बल, यानी सूर्य और चंद्रमा से संबंधित ज्वारीय बल को अगर हम समझे तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है उसमें मुख्य रूप से किसकी भूमिका रहती है, ये है हमारी अर्थ पृथ्वी, ये सन और ये इसका जो परिक्रमा लगाता है मून, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब भी ये ट्रायंगल में आते हैं तो ज्वार भाटा की अधिकता हो जाती है, यानी सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, दोनों पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसको खींचते हैं। और आज अगर हम कहें कि पूरी पृथ्वी को नहीं खींच पाते, इस कारण क्या होता है, यहाँ जो समुद्री जल है वो ऊपर उठता है और नीचे जाता है। आज भी ये प्रमाण देखने को मिलते हैं कि ज्वार भाटा आते हैं सूर्य और चंद्रमा के कारण आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ में जब ये स्थितियां थी तो उस कंडीशंस में क्या हुआ कि इसके बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन शुरू हुआ और महाद्वीप अलग हुए। फिर उसके बाद में विभिन्न कारण थे जिस वजह से इनकी आलोचना हुई और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लेके आलोचना की गई और उसके बाद वैगनर उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर ये किस तरह से बल को हम कैसे रोका, या आज कहेंगे इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। इन सब पहलुओं को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।